नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मोहन राकेश द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी एक और जिंदगी। यह 50 से 60 के दशक में जो नई कहानी आंदोलन चला उसकी प्रमुख कहानी है। और हालांकि यह आपके नेट के सिलेबस में स्पष्ट रूप से नहीं लगी हुई है, लेकिन गद्य विधाओं का विकास हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो उसके अंतर्गत कहानी गद्य विधा की जब हम बात करते हैं तो प्रेमचंद पूर्व की कहानी, प्रेमचंद युग की कहानी और प्रेमचंदोत्तर कहानी, उसके बाद जो साठोत्तरी कहानी आती है यानी स्वतंत्रता के बाद की जो नई कहानी आंदोलन चला था उसकी महत्वपूर्ण रचना होने के कारण यह परीक्षा में आपसे अवश्य ही पूछी जा सकती है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पिछली बार वापसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते थे, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते थे वहाँ जाके आयोग में कि यह हमारे सिलेबस में नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके समस्त गद्य विधाओं जो लगी हुई हैं सिलेबस में, उसमें नाटक, निबंध, आलोचना, कहानी जो भी अपने युग के प्रसिद्ध रहे हैं वो हमें उनके विषय में जानकारी होनी ही चाहिए। तो अब तक हम इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक भाग देख लेते हैं। मुझे एक भाग होता है उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, लेकिन दूसरे भाग पे उतने व्यूज़ नहीं होते, यानी आप लोग दूसरे भाग तक नहीं पहुंच पाते। किसी भी रचना को पढ़ें तो पूरा पढ़िए, ताकि प्रश्न कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकें। दूसरा, यदि आप सिर्फ मनोरंजन के लिए ये कहानियाँ पढ़ रहे हैं, आपको परीक्षा नहीं देनी नेट की, तो भी आप कहानी को पूरा पढ़िए, ताकि उसका जो सही भाव बोध है वो आप तक पहुँचे। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी कहानियाँ करके, और उसमें आपको बहुत बेहतरीन कहानियाँ मिल जाएंगी। लगातार उसमें समृद्धि होती जा रही है, और प्रत्येक कहानी को मैं प्लेलिस्ट में लगा देती हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी ना हो। तो प्रत्येक रचना क्रम से लगी हुई है प्लेलिस्ट में, आप सभी लोग समय समय पर प्लेलिस्ट चेक करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अब तक की कथा में हमने देखा कि बीना और प्रकाश दोनों का तलाक हो चुका है। उनका एक बेटा है पलाश, जो बीना के साथ चला जाता है। इसके बाद काफ़ी समय बाद प्रकाश स्वयं को समझाते हुए अपने दोस्त की बहन निर्मला से शादी करता है। यहाँ प्रकाश के साथ धोखा होता है, क्योंकि निर्मला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इन सभी स्थितियों से तंग आकर एक बार प्रकाश कश्मीर घूमने आता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात बीना और पलाश से होती है। वो भी टूरिस्ट होटल में ठहरे हुए हैं और कश्मीर घूमने आए हुए हैं। इसी बीच जो है प्रकाश अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कितना बंधन में पड़ जाता है। काफ़ी समय बाद अपने बच्चे को देख रहा है और उसके लिए उसका मन आकृष्ट हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। वो अपने बच्चे से मिलने के लिए अधिक से अधिक समय वो अपने बच्चे के साथ व्यतीत करना चाहता है, एक भी क्षण वो गंवाना नहीं चाहता। अब उसे हमेशा पलाश के आने का इंतज़ार रहता है। लेकिन अब बच्चा उसकी तरफ ना आके उसकी होटल की तरफ आते हुए फोटोग्राफर की दुकान पर रुक जाता है। वो बच्चे को नीचे लेने जाता है, और लेकिन वो देखता है कि बच्चा अपनी मम्मी के साथ अंदर गया, तो वह बाहर से ही लौट आता है। इस पे पलाश जो है उसका बेटा गुस्सा हो जाता है और उससे नाराज़ हो जाता है। उसके आगे का दृश्य हम देखते हैं। तो प्रकाश बच्चा उससे नाराज़गी व्यक्त करता है, तो प्रकाश कहता है तो चल पहले दुकान पर चलकर तेरी तस्वीरें ले ले। हाँ देखे तो सही कैसी तस्वीरें, कहकर प्रकाश फोटोग्राफर की दुकान के ऊपर दुकान की तरफ चलने लगा। मैं मम्मी के साथ जाऊंगा, बच्चे ने उसकी बाहों में मचलते हुए कहा। हाँ हाँ तेरी मम्मी भी साथ आ रही हैं। प्रकाश ने एक बार फिर निरुपाय सी दृष्टि से पीछे की तरफ देख लिया और जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से कहा, देखिए आप भी साथ आ जाइए, नहीं तो यह रोने लगेगा। अदृश्य व्यक्ति कोई नहीं, बीना को वो सीधे संबोधित नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरीके से कहता है। बीना होठ दांतों से में दबाए हुए कुछ क्षण आंखें झपकती रही, फिर चुपचाप साथ चल दी। फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल होते ही बच्चा प्रकाश की बाहों से उतर गया और आदेश के स्वर में फोटोग्राफर से बोला, मेरे पापा को मेरी तस्वीरें दिखाओ। उसके स्वर से कुछ ऐसा भी लगता था जैसे वह अपने पर लगाए गए किसी अभियोग का उत्तर दे रहा हो। फोटोग्राफर ने तस्वीरें निकालकर मेज पर फैला दी, तो बच्चा उनमें से एक एक तस्वीर चुनकर प्रकाश को दिखाने लगा। देखो पापा, ये वहीं की तस्वीर है ना जहाँ से तुमने कहा था कि सारा कश्मीर नजर आता है, और ये तस्वीर भी देखो पापा जो तुमने मेरे घोड़े पर उतारी थी। 2 दिन से बिल्कुल साफ बोलने लगा है, बीना की सहेली ने धीरे से कहा। कहता है पापा ने कहा है कि तू बड़ा हो गया, इसलिए अब तुतलाकर ना बोला कर। प्रकाश कुछ ना कहकर तस्वीरें देखता रहा। फिर जैसे कुछ याद हो आने से उसने 10 रुपये का एक नोट निकालकर फोटोग्राफर को देते हुए कहा, इसमें से आप अपने पैसे काट लीजिए।
फोटोग्राफर पल भर असमंजस में उसे देखता रहा, फिर बोला, देखिए पैसे तो अभी आप ही के मेरी तरफ से निकलते हैं। मैम साहब ने जो 20 रुपये परसों दिए थे उनमें से 2-1 रुपये अभी बचते होंगे, कहें तो हिसाब कर दूँ। नहीं, रहने दीजिए, हिसाब फिर हो जाएगा, कहकर प्रकाश ने नोट वापस जेब में रख लिया और बच्चे की उंगली पकड़े हुए दुकान से बाहर निकल आया। कुछ कदम चलने पर उसे पीछे से बीना का स्वर सुनाई दिया, यह आपके साथ घूमने जा रहा है क्या? हाँ, प्रकाश ने चौंक कर पीछे देख लिया। मैं अभी थोड़ी देर में से वापस छोड़ जाऊंगा। देखिए, आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। यानी देखिए, उस समय 20 रुपये में बहुत कुछ हो जाता था, है ना। वो समय और था और आज समय और है ना। अब तो 20 रुपये में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और तब इतनी सारी पिक्चर्स, उसकी तस्वीरें 20 रुपये से भी कम में बन गई थी। आगे देखते हैं। बिना पल भर सोचती हुई चुप रही, फिर बोली, इसे ऐसी कोई बात ना बताइएगा जिससे यह ... प्रकाश को लगा जैसे कोई चीज़ उसके स्नायुओं को चीरती हुई चली गई हो, यानी उसे बहुत चुभती है। उसकी आंखें झुक गई और उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात इससे नहीं कहूँगा। उसे खेद होने लगा कि एक दिन पहले जब बच्चा हट करके कह रहा था कि पापा और पिताजी एक ही व्यक्ति को नहीं कहते, पापा पापा को कहते हैं और पिताजी मम्मी के पापा को कहते हैं, तो वह क्यों उसकी गलतफहमी दूर करने का प्रयत्न करता रहा था। वो बच्चे के साथ अकेला क्लब की सड़क पर चलने लगा तो कुछ दूर जाकर बच्चा सहसा रुक गया। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? उसने पूछा। पहले क्लब चल रहे हैं, प्रकाश ने कहा। वहाँ से घोड़ा लेकर आगे घूमने जाएंगे। नहीं, मैं वहाँ उस आदमी के पास नहीं जाऊँगा, कहकर बच्चा सहसा पीछे तरफ चल दिया। किस आदमी की तरफ? वह जो वहाँ पर क्लब में था। मैं उसके हाथ से पानी भी नहीं पीऊँगा। क्यों? वह आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ बच्चा किसकी बात कर रहा है? अब्दुल्ला की बात कर रहा है। प्रकाश पल भर बच्चे के चेहरे को देखता रहा, फिर वह भी वापस चल दिया। हाँ, हम उस आदमी के पास नहीं चलेंगे, उसने कहा। मुझे भी वह आदमी अच्छा नहीं लगता। और देखिए, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप किसी भी रचना को पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी कहानियाँ, तो 1-2 घंटे की कहानी होती है, तो पूरी एक वीडियो में नहीं आ सकती, इसलिए अलग अलग वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप एक भाग देख लेते हैं और दूसरा भाग नहीं देखते, तो यदि आप परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं तो भी आपको कहानी पूरी देखनी चाहिए, कहानी या कोई भी रचना। और यदि आप इसको मनोरंजन की दृष्टि से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी आपको पूरा इसको सुनना चाहिए, ताकि आप जो सही इसका जो अर्थ है, सही भावबोध है, आप ग्रहण कर पाएँ। बहुत दिनों के बाद उस रात प्रकाश को गहरी नींद आई थी। एक ऐसी विस्मृति सी नींद जिसमें स्वप्न दुस्वप्न कुछ ना हो। उसके लिए लगभग भूली हुई चीज हो चुकी थी। फिर भी जागने पर उसे अपने में एक ताजगी का अनुभव नहीं हुआ। अनुभव हुआ एक खालीपन का ही, जैसे कि कोई चीज़ उसके अंदर उफनती रही हो, जो गहरी नींद सो लेने से चुक गई हो। रोज की तरह उठकर वह बालकनी पर गया। देखा आकाश साफ है। रात को सोया था तो वर्षा हो रही थी, परंतु उस धुले निखरे हुए आकाश को देखकर आभास तक नहीं होता था कि कभी वहाँ बादलों का भी अस्तित्व था। सामने की पहाड़ियाँ सुबह की धूप में नहाकर बहुत उजली हो उठी थी। प्रकाश कुछ देर खड़ा रहा, शांति रहित और विचारहीन। फिर सहसा दूर के छोर में उठते हुए बादलों की तरह उसे कोई चीज अपने में उमड़ती हुई प्रतीत हुई और उसका मन एक अज्ञात आशंका से सिहर गया। तो क्या... वह बालकनी से हट गया। पिछली शाम को बच्चे ने बताया था कि उसकी मम्मी कह रही थी कि दिन साफ हुआ तो सुबह ही वे लोग वहाँ से चले जाएंगे। रात को जिस तरह वर्षा हो रही थी, उससे सुबह तक आकाश के साफ होने की कोई संभावना नहीं लगती थी, इसलिए सोने का समय उसका मन इस ओर से लगभग निश्चिंत था। परंतु रात में आकाश का दृश्यपट बिल्कुल बदल गया था। तो क्या सचमुच आज ही उन दोनों लोगों को वहाँ से चले जाना था? यानी अब प्रकाश का मन बहुत व्याकुल हो रहा है कि कहीं पलाश चला नहीं जाए। अब फिर दोबारा उसे अकेलेपन और घुटन का जो अनुभव होने लगा। उसने कमरे में बिखरे हुए सामान को देखा। 2-4 इनी गिनी चीजें ही थी। चाहा कि उन्हें सहेज दे, मगर किसी चीज को रखने उठाने को मन नहीं हुआ। बिस्तर को देखा जिसमें रोज से बहुत कम सलवटें पड़ी थी। लगा जैसे रात को गहरी नींद के लिए वह बिस्तर ही दोषी हो और गहरी नींद ही। बरसते हुए आकाश के साफ हो जाने के लिए उसने बिस्तर की चादर को हिला दिया और उसमें और सलवटें पड़ जाएं, मगर उससे चादर में जो 2-1 सलवटें थी वे भी निकल गईं। वह फिर से एक नींद लेने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया। शरीर में थकान बिल्कुल नहीं थी, इसलिए नींद नहीं आई। कुछ देर करवटें लेने के बाद वह नहाने धोने के लिए उठ गया। लड़खड़ाते कदमों से सुबह दोपहर की तरफ बढ़ने लगी तो उसके मन को कुछ सहारा मिलने लगा। वह चाहने लगा कि इसी तरह शाम हो जाए और फिर रात, और बच्चा उससे विदा लेने के लिए न आए।
परंतु इसी तरह जब दोपहर भी ढलने को आ गई और बच्चा नहीं आया तो उसके मन में धीरे धीरे एक और ही आशंका सिर उठाने लगी। वह सोचने लगा कि दिन साफ होने से उसकी मम्मी कहीं सुबह सुबह ही तो उसे लेकर वहां से नहीं चली गई। वह बार बार बालकनी पर जाता, एक धड़कती हुई आशा और आशंका लिए हुए बार बार टूरिस्ट होटल की तरफ जाने वाले रास्ते पर नजर डालता और एक अनिश्चित सी अनुभूति लिए हुए कमरे में लौट आता। उसकी धमनियों में लहू का हर कण, मस्तिष्क में चेतना का हर बिंदु उत्कंठा से व्याकुल था। उसने कुछ खाया नहीं, इसलिए भूख भी उसे परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद कमरा बंद करके वह खाना खाने चला गया। मोटे मोटे कौर निकलकर उसने किसी तरह 2 रोटियां गले से उतारी और तुरंत वापस चल पड़ा। कुछ क्षणों के लिए भी कमरे से बाहर और बालकनी से दूर रहना उसे एक अपराध की तरह लग रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो पलाश आए और लौट जाए। लौटते हुए उसने सोचा कि उसे खुद टूरिस्ट होटल में जाकर पता कर लेना चाहिए कि वे लोग वही हैं या चले गए। मगर सड़क की चढ़ाई चढ़ते हुए उसने दूर से ही देख लिया, बीना बच्चे के साथ उसकी बालकनी के नीचे खड़ी थी। वह हांफता हुआ तेज तेज चलने लगा। वह पास जा पहुंचा तो भी बच्चे ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह अपनी माँ का हाथ खींचता हुआ किसी बात के लिए हट कर रहा था। प्रकाश ने उसकी बाह को हाथ में ले लिया तो वह उसे बाह छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, उसने लगभग चीख कर कहा। प्रकाश अचकचा गया और मूड सा उसकी तरफ देखता रहा। क्यों, तुम मुझसे नाराज है क्या, उसने पूछा। मम्मी मेरे साथ क्यों नहीं चलती, बच्चा फिर उसी तरह चिल्लाया। प्रकाश और बीना की आंखें एक दूसरे की तरफ उठने को हुई, मगर पूरी तरह नहीं उठ पाई। प्रकाश ने बच्चे की बाह फिर थाम ली और बीना से कहा, आप भी साथ आ जाइए ना। इसे आज जाने क्या हुआ है, बीना झुंझलाहट के साथ बोली। सुबह से ही तंग कर रहा है, इस वक्त यह आपके बिना ऊपर नहीं जाएगा। प्रकाश ने कहा, आप साथ क्यों नहीं चलती, क्यों नहीं जाती? चल, मैं तुझे जीने तक पहुंचा देती हूँ। बीना उसे उत्तर ना देकर बच्चे से बोली, ऊपर से जल्दी ही लौट आना, घोड़े वाले कितनी देर से तैयार खड़े हैं। प्रकाश को अपने अंदर एक नश्तर सा चुभता महसूस हुआ, मगर जल्द ही उसने अपने को संभाल लिया। आप लोग आज ही जा रहे हैं क्या, वह किसी तरह कठिनाई से पूछ सका। जी हाँ, बीना दूसरी तरफ देखती रही। जाना तो सुबह सुबह ही था, मगर इसकी हट की वजह से इतनी देर हो गई। अब भी यह और वह बात बीच में छोड़कर उसने बच्चे से फिर कहा, तो चल तुझे जीने तक पहुंचा दूं। बच्चा प्रकाश के हाथ से बाह छुड़ाकर कुछ दूर भाग गया। मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा। अच्छा आजा, बीना बोली, मैं तुझे जीने के ऊपर तक छोड़ाऊंगी उस दिन की तरह। मैं नहीं जाऊंगा। और बच्चा कुछ दूर और भी दूर चला गया, कुछ कदम। आप साथ आ क्यों नहीं जाती, यह इस तरह अपना हट नहीं छोड़ेगा, प्रकाश ने कहा। बीना ने आधे क्षण के लिए उसकी तरफ देखा। उस दृष्टि में आक्रोश के अतिरिक्त न जाने क्या क्या भाव थे, परंतु आधे क्षण में ही वह भाव धुल गया और बीना ने अपने को सहेज लिया। उसके चेहरे पर एक तरह की दृढ़ता आ गई और उसने बच्चे के पास जाकर उसे उठा लिया। तो चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ, उसने कहा। बच्चे का रुआं सा भाव एक क्षण में ही बदल गया और हंसते हुए अपने माँ के गले में बाहें डाल दी। प्रकाश ने धीरे से कहा, आइए, और उन दोनों के आगे आगे चलने लगा। यानी देखिए, बच्चा है, उसको मम्मी भी चाहिए, पापा चाहिए। प्रत्येक बच्चा चाहता है उसके जीवन में मम्मी पापा दोनों हों, और पलाश भी यही चाहता है। जैसा आपकी बंटी उपन्यास को क्योंकि विस्तार से हम पढ़ चुके हैं पूरा, तो इसलिए इस कहानी में समझाने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें इन सब भावों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। ऊपर कमरे में पहुंचकर बीना ने बच्चे को नीचे उतार दिया और कहा, ले अब मैं जा रही हूँ। नहीं, बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भी यहाँ बैठो। बैठिए। प्रकाश ने कुर्सी पर पड़ी हुई 2-1 चीजें जल्दी से उठा दी और कुर्सी बीना की तरफ बढ़ा दी। बीना कुर्सी पर ना बैठकर चारपाई के कोने पर बैठ गई। बच्चे का ध्यान सहसा न जाने किस चीज ने खींच लिया। वह उन दोनों को छोड़कर बालकनी में भाग गया और वहां से उचककर सड़क की तरफ देखने लगा। प्रकाश कुर्सी की पीठ पर हाथ रखे जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। बीना चारपाई के कोने पर और भी सिमट कर दीवार की तरफ देखने लगी। सहसा असावधानी के एक क्षण में उनकी आंखें मिल गईं तो बीना ने जैसे पूरी शक्ति संचित करके कहा, कल इसकी जेब में कुछ रुपए मिले थे, आपने रखे थे? प्रकाश सहसा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोर दिया। हाँ, उसने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा। सोचा था उनसे यह कोई चीज़ बनवा लेगा। बीना पल भर चुप रही, फिर बोली, क्या चीज़ बनवानी होगी? कोई भी चीज़ बनवा दीजिएगा, कोई अच्छा सा ओवरकोट या। कुछ देर चुप्पी रही, फिर बीना बोली, कैसा कोट बनवाना होगा? कैसा भी बनवा दीजिएगा, जैसा इसे अच्छा लगे या जैसा आप ठीक समझें। कोई खास कपड़ा लेना हो तो बता दीजिए। नहीं, खास कोई नहीं, कैसा भी ले लीजिएगा। कोई खास रंग? नहीं, हाँ, अगर नीले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चा उछलता हुआ बालकनी से लौट आया और बीना का हाथ पकड़कर बोला, अब चल।
पापा से तूने प्यार तो किया ही नहीं और आते ही चल भी दिया। प्रकाश ने उसे बाहों में ले लिया। बच्चे ने उसके होठों से होठ मिलाकर एक बार अच्छी तरह उसे चूम लिया और फिर झट से उसकी बाहों से उतरकर माँ से बोला, अब चलो। बीना चारपाई से उठ खड़ी हुई। बच्चा उसका हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। तलो ना मम्मी, देर हो रही है। वह फिर तुतलाने लगा और बीना को साथ लिए हुए दहलीज पार कर गया। तू जाकर पापा को चिट्ठी लिखेगा ना? प्रकाश ने पीछे से पूछा। लिथुंदा, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर देखा एक बार बीना ने और जल्दी से आंखें हटा ली। उसकी आंखों के कोरों में अटके हुए आंसू उसके गालों पर बह आए थे। तूने पापा को टाटा नहीं किया? उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखे हुए कहा। आंखों की तरह उसका स्वर भी भीगा हुआ था। टाटा पापा। बच्चे ने बिना पीछे की तरफ देखे हाथ हिला दिया और जीने से उतरने लगा। आधा जीने से फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। पापा का घल अच्छा नहीं है मम्मी, हमारे वाला घल अच्छा है। पापा के घल में तो कुछ भी सामान ही नहीं है। तू चुप करेगा कि नहीं? बीना ने उसे झिड़क दिया। जो मुंह में आता है बोलता जाता है। नहीं तुप कलूंगा, नहीं कलूंगा तुप। बच्चे का सुरफुर्रुआ सा हो गया और वह तेज तेज कदमों से नीचे उतरने लगा। पापा का घल गंदा, पापा का घल थू। यानी देखिए, भले ही संबंध टूट जाए लेकिन किसी को भूलना भी आसान नहीं होता। बीना और प्रकाश ने भले ही कुछ समय, कुछ महीने ही साथ में गुजारे हों, लेकिन फिर भी संबंध तो रहा है, तो इतना आसान नहीं है भूल जाना। टूटने का कारण जो भी रहा हो, लेकिन दुख दोनों ओर बराबर होता है। हाँ, अहम के कारण हम सोचते हैं कि हम ही ज़्यादा दुखी और सामने वाले को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रात होते होते आकाश फिर घिराया। प्रकाश क्लब के बार रूम में बैठा एक के बाद एक बियर की बोतलें खाली करता रहा। बारमैन अब्दुल्ला लोगों के लिए रम और विस्की के पैक ढालता हुआ बार बार कनखियों से उसकी तरफ देख लेता था। इतने दिनों में पहली बार वह प्रकाश को इस तरह पीते देख रहा था। आज लगता है इस साहब ने कहीं से बहुत माल मारा। उसने एक बार धीमे स्वर में शेर मोहम्मद से कहा। शेख मोहम्मद होना चाहिए, पर यहाँ पे शेर मोहम्मद लिखा है। आगे कभी एक बोतल से ज़्यादा नहीं पीता, आज 4-4 बोतलें पीकर भी बस करने का नाम नहीं ले रहा। शेर मोहम्मद ने सिर्फ मुंह बिचका दिया और अपने कामों में लगा रहा। प्रकाश की आंखें अब्दुल्ला से मिली तो अब्दुल्ला मुस्कुरा दिया। प्रकाश कुछ क्षण इस तरह उसे देखता रहा जैसे वह इंसान ना होकर एक धुंधला सा साया हो, और अपने सामने का गिलास परे सरकाकर उठ खड़ा हुआ। काउंटर के पास जाकर उसने 10-10 के 2 नोट निकालकर अब्दुल्ला के सामने रख दिए। अब्दुल्ला बाकी पैसे गिनता हुआ खुशामदी स्वर में बोला, आज साहब बहुत खुश नजर आता है। अच्छा। प्रकाश इस तरह उसे देखता रहा जैसे उसके देखते ही देखते वह साया धुंधला होकर बादलों में गुम होता जा रहा हो। जो वह चलने को हुआ तो अब्दुल्ला ने पहले सलाम किया और फिर पूछ लिया, क्यों साहब, वह कौन था उस दिन आपके साथ? किसका लड़का था वह? प्रकाश को लगा जैसे वह साया बिल्कुल गुम हो गया था। उसके सामने सिर्फ बादल ही बादल घिरा रह गया। उसने दूर दूर बादल के गर्भ में देखने की चेष्टा करते हुए कहा, कौन लड़का? अब्दुल्ला पल भर के लिए बहुत चक्का सा हो गया, फिर सहसा खिलखिलाकर हंस पड़ा। तब तो मैंने शेख मोहम्मद से ठीक ही कहा था। वह बोला, क्या कहा था? कि हमारा साहब तबीयत का बादशाह है, जब चाहे जिसके लड़के को अपना लड़का बना ले और जब चाहे। यहाँ गुलमर्ग में तो यह सब चलता है। आप जैसा ही हमारा एक और साहब है। प्रकाश को लगा कि बादल बीच से फट गया है और चीलों की कई कई पंक्तियां उस दर्रे में से होकर दूर दूर उड़ी जा रही हैं। वह चाह रहा था कि दर्रा किसी तरह भर जाए जिसमें वे पंक्तियां आंखों से ओझल हो जाए, मगर दर्रे का मुहाना और बड़ा होता जा रहा था। उसके गले से एक अस्पष्ट सी आवाज़ निकल पड़ी और वह अब्दुल्ला की तरफ से आंख हटाकर चुपचाप वहाँ से चल दिया। बस एक और बाजी। अपनी आवाज़ की गूंज प्रकाश को स्वयं बहुत अस्वाभाविक लगी। उसके साथियों ने हल्का सा विरोध किया, मगर पत्ते एक बार फिर बटने लगे। यानी जुआ शराब सब चल रहा है। कार्ड रूम तब तक खाली हो चुका था। कुछ देर पहले तक वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। नाजुक हाथों से पत्तों की नाजुक चालें चल रही थी और शीशे के नाजुक गिलास रखे उठाए जा रहे थे, मगर अब आसपास 4-4 खाली कुर्सियों से घिरी हुई चौकोर मेजें बहुत अकेली और उदास लग रही थी। पॉलिश की चमक के बावजूद उनमें एक वीरानगी आ गई थी। सामने की दीवार में बुखारी की आग भी कब की ठंडी पड़ चुकी थी। जाली के उस तरफ कुछ बुझे बुझे अंगारे ही रह गए थे, सर्दी से ठिठुर कर स्याह पड़ते और राख में गुम होते हुए। उसने पत्ते उठा लिए। हर बार की तरह इस बार भी सब पत्ते बेमेल थे। ऐसी बाजी के आदमी फेंक कर अलग हो जाए, मगर उसी के अनुरोध से पत्ते बटे थे, इसलिए वह उन्हें फेंक नहीं सकता था। उसने नीचे से पत्ता उठाया तो वह और भी बेमेल था। हाथ से कोई भी पत्ता चलकर वह उन पत्तों का मेल बैठाने का प्रयत्न करने लगा। सीधी सी पत्तों की बात है, लेकिन इस पत्तों के माध्यम से यहाँ लेखक ने जिंदगी का, उसकी जो जिंदगी रही है प्रकाश की, या प्रकाश के माध्यम से स्वयं की, जैसा हमने कहा कि लेखक की डायरी से आत्मकथ्य
ज़्यादा लगता है, ये कहानी कम लगती है, लेखक की जीवन की सच्चाई लगती है। तो यही है कि उसने मतलब हर बार जो भी उसका पत्ता हाथ लगा वो बेमेल ही था, यानी उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके से ना उसके हाथ में वो पत्ते फिट थे और न ज़िंदगी में जो उसने चुना वह कहीं फिट हो रहा था। और सारा वातावरण कैसा है, देखिए अंगारे सर्दी से चुटुर कर स्याह पड़ गए, राख हो गए, है ना, कुर्सियाँ कैसी हैं, वीरान लग रही हैं, यानी कि सब में कहीं ना कहीं वियोग का सा ही वर्णन है। जो अपने पुत्र से अलग हुआ है, बीना को देखकर पुरानी स्मृतियाँ भी जाग गई हैं। सोचने पे मजबूर हो गया लेखक कि क्या यह वही ज़िंदगी है, यानी जो वर्तमान में जी रहा है, जिसके लिए वह बीना और पलाश से दूर हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पिछली रात जैसी वर्षा हुई थी उससे भी तेज। खिड़की के शीशों से टकराती हुई बूंदें बार बार एक चुनौती लिए हुए आती थी, परंतु सहसा बेवश होकर नीचे को ढुलक जाती थी। उन बहती हुई धाराओं को देखकर लगता था जैसे कई एक चेहरे खिड़की के साथ सटकर अंदर झांक रहे हों और लगातार रो रहे हों। किसी क्षण हवा से किवाड़ खुल जाते थे तो वे चेहरे जैसे हिचकियां लेने लगते थे। हिचकियां बंद होने पर वे गुस्से से घूरने लगते। उन चेहरों के पीछे अंधेरा छटपटाता हुआ दम तोड़ रहा था। कौन सा चेहरा? प्रकाश का, बीना का, पलाश का, कोई भी मान लीजिए। डिक्लेयर। प्रकाश चौंक गया, उसके हाथ में पत्ते अभी उसी तरह थे, इस बार भी उसे फुल हैंड ही देना था। पत्ते फेंक कर उसने पीछे टेक लगा ली और फिर खिड़की से सटे हुए चेहरों को देखने लगा। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो प्रकाश, सचमुच हम में सबसे खुशकिस्मत आदमी तुम ही हो। प्रकाश की आंखें खिड़की से हट गई, पत्ते उठाकर रख दिए गए थे और मेज पर हार जीत का हिसाब किया जा रहा था। हिसाब करने वाला व्यक्ति ही उससे कह रहा था, कहते हैं ना कि जो पत्तों में बदकिस्मत हो वह जिंदगी में खुशकिस्मत होता है। अब देख लो, सबसे ज़्यादा तुम ही हारे हो, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि सबसे खुशकिस्मत आदमी तुम ही हो। प्रकाश ने अपने नाम के आगे लिखे हुए को जोड़ के देखा। पल भर के लिए उसकी धड़कन बढ़ गई। उसकी जेब में उतने पैसे हैं भी या नहीं? जेब में हाथ डालकर उसने पूरी जेब खाली कर ली। लगभग हारी हुई रकम के बराबर पैसे ही जेब में थे। वो रकम अदा कर देने के बाद दो एक छोटे छोटे सिक्के ही पास में बचे रहे और उसने साथ में वह मुचड़ा हुआ अंतर्देशीय पत्र जो शाम की डाक से आया था और जिसे जेब में रखकर वह क्लब चला आया था। पत्र निर्मला का था, जो उसने अब तक खोलकर पढ़ा नहीं था। जेब में पड़े पड़े वह काफ़ी मुचड़ गया था। निर्मला के अक्षरों की बनावट पर नज़र पड़ते ही निर्मला के कई उन्मादी यानी पागल चेहरे उसके सामने आने लगे। उसके हाथ का लिखा एक एक अक्षर जैसे एक एक चेहरा। घर से चलने के दिन भी वह उसके लिए उसके कितने कितने चेहरे देखकर आया था। एक चेहरा था जो हंस रहा था, एक था जो रो रहा था। वह बाल खोले हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था और धमकियां दे रहा था और एक एक चेहरा भूखी आंखों से उसके शरीर को निगलना चाह रहा था। उसने रोज के इस्तेमाल का कुछ सामान साथ लाना चाहा तो एक चेहरा उसके साथ मल्ल युद्ध करने पर उतारू हो गया था। निर्मला, उसने हतप्रभ होकर कहा, तुम्हें इस तरह गुत्थम गुत्था होते शर्म नहीं आती क्यों? निर्मला हंस दी। मर्द औरत रात दिन गुत्थम गुत्था नहीं होते क्या? वह बिना एक कमीज तक साथ लिए घर से निकल आया था। बनियान, तौलिया, कंघा, कमीज सब कुछ उसने आते हुए रास्ते में खरीदा था। यह सोचने के लिए वह नहीं रुका था कि उसके पास 2-4 रुपए की जो पूंजी है वह इस तरह कितने दिन चलेगी। बिछाने ओढ़ने का सामान भी तो उसे वहां पहुंचकर ही किराए पर लेना पड़ा था। और यानी निर्मला ने उसको कुछ भी घर से नहीं लाने दिया था। वो तो विक्षिप्ति है तो उससे आशा ही क्या कर सकते हैं। और वहाँ आने के चौथे पाँचवें रोज से ही निर्मला के पत्र आने लगे थे। वह उसके किसी मित्र के यहाँ जाकर उसका पता लगा आई थी। उन पत्रों में भी निर्मला के वे सब चेहरे जो कि त्यों विद्यमान रहते थे। वह सख्त बीमार है, अस्पताल जा रही है, उसके भाई पुलिस में खबर करने जा रहे हैं, उनका बहनों ही लापता हो गया है। वह दिन रात बेचैन रहती है, दीवारों से पूछती है उसका चांद कहाँ है। वह जोगिन का भेष धारण करके जंगलों में जा रही है। 2 दिन के अंदर अंदर पत्र का उत्तर ना आया तो उसके भाई उसे हवाई जहाज में बिठाकर वहाँ भेज देंगे। उसके छोटे भाई ने उसे बहुत पीटा है, वह अपने खसम के पास क्यों नहीं जाती। अंतर्देशीय पत्र प्रकाश की उंगलियों से मैं मसल गया था। उसे फिर भी जेब में रखकर वह उठ खड़ा हुआ। बाहर ड्योढ़ी में कुछ लोग जमा थे कि बारिश रुके तो वहाँ से जाएं। उनके बीच से होकर वह बाहर निकल आया। आप इस बारिश में जा रहे हैं? किसी ने उससे पूछा। उसने चुपचाप से हिला दिया और कच्चे रास्ते पर चलने लगा। सामने केवल नीडोज होटल की बत्तियां जगमगा रही थी। बाकी सब तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। क्लब के अहाते से निकलकर वह सड़क पर पहुंचा तो पानी और भी तेज हो गया। उसका सिर पूरा भीग गया था। वह पानी की धारें गले से होकर कपड़ों के अंदर जा रही थी। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे मगर आंखों में उसे एक जलन सी महसूस हो रही थी। कीचड़ में लथपथ पैर रास्ते में आवाज करते थे तो उसके शरीर में कोई चीज़ झंझना होती थी। सहसा एक नई सिरहन उसके शरीर में भर गई। उसे लगा कि वह सड़क पर अकेला नहीं है, कोई और भी अपने नन्हे नन्हे पाँव पटकता हुआ उसके साथ चल रहा है।
रास्ते की नाली पर बना हुआ लकड़ी का छोटा सा पुल पार करते हुए उसने घूम कर देखा। उसके साथ साथ चल रहा था एक भीगा हुआ कुत्ता, कान झटकता हुआ, खामोश और अंतर्मुख। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि आगे क्या हुआ। देखिए, ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है, नए युग की कहानी है और यही इनकी विशेषता है इन कहानियों की। जैसे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, कई सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं, टूटना पढ़ चुके हैं, जिंदगी और जोग पढ़ चुके हैं, वापसी पढ़ चुके हैं। इन सब कहानियों में कोई अंतिम आदर्श की स्थापना नहीं की गई है कि ये ऐसा होना चाहिए था, है ना। ऐसा नहीं है। जो जीवन की सच्चाई है वो जो दृश्य हमारे सामने रख दिया, ये उसके जीवन की सच्चाई है। अब आगे क्या होगा इस पर दूसरी कहानी भी लिखी जा सकती है ना। अब जो कुत्ता है, कान झटकता हुआ, खामोश और अंतर्मुख, कौन है उसके साथ? प्रकाश अकेला ही है। कहने को निर्मला उसकी पत्नी है, उसके एक बेटा भी है, लेकिन क्या है कोई उसके साथ? नहीं। उसके दिल में क्या है? केवल टूटन, केवल अकेलापन और केवल घुटन। कह सकते हैं कि इनके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि व्यक्ति से ज़्यादा उसके निर्णय लेने में जो परिस्थितियाँ होती हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान, समय के आगे हम तो क्या, हारे हैं श्री भगवान। तो वो समय होता है व्यक्ति को जो सही या गलत निर्णय, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, हम कई बार सोचते हैं कि किसी दूसरे को जब हम कोई काम करते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो ज़िंदगी में ये काम नहीं करते। बहुत बार किसी की आत्महत्या की घटनाएं पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर में तो सोचते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए जीवन में कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पे ला के हमें खड़ा कर देता है जहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलता, तो वहाँ आत्महत्या कर लेते हैं। और जो लोग जी भी रहे हैं वो भी घुटन में, त्रासदी में जी रहे हैं, तो उसी घुटन, उसी टूटन को व्यक्त करती हुई ये एक और कहानी हमने पढ़ी, एक और ज़िंदगी की शुरुआत करके भी चैन, उसको सुख नहीं मिला, चैन नहीं मिला। हो सकता है एक और नई ज़िंदगी वो चालू कर दे, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें भी कोई विश्वास नहीं है कि उसे वो सुख, वो आत्मीयता, वो प्रेम भाव मिल ही जाएगा, उसकी वो अकेलापन दूर ही हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़िंदगी में जो भी निर्णय लें, इस कहानी से बस हम इतना ही सीख सकते हैं कि उनको लेने से पहले 1000 बार विचार करें। जिस चीज़ के लिए आप श्योर नहीं हो उस ओर कदम न बढ़ाएं। कुछ भी काम करने से पहले 1000 बार सोचें। जैसे कि निर्मला से शादी करने से पहले उसको इधर उधर से पता करवा लेता तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती। वीना के साथ उसने स्वयं ही सोच लिया कि वह उससे प्रेम नहीं करता, महीने भर भी शादी के बाद वो साथ नहीं रहे। तो ये सारे डिसीजन शादी से पहले के हैं। मैंने बहुत बार ऐसा लगता है कि तलाक वाली जो विवाह विच्छेद की जो समस्या चल रही है, अगर कोई परेशानी है, मान लीजिए आपका मन कहीं और जुड़ा है या कोई भी अगर बात है, तो उसको अगर आप निर्णय से को पहले ले लेते हैं, अगर आप, तो आप गलत नहीं हो। हालांकि उस समय सभी लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल से बच जाएंगे। अगर आपने बिना मन के शादी कर ली तो फिर वो जो आपकी अंदर की घुटन है, जो मानसिक वेदना, उसको आपसे कोई बांटने नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, विशेषतः ये एमए के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, यानी व्यस्तता के स्तर पर ये कहानियाँ लगी हुई हैं और इसीलिए लगी हुई हैं ताकि इन कहानियों के माध्यम से आप कुछ सीख ग्रहण कर सकें। ये एमए का समय है, बीएड का समय है, यानी लगा लीजिए बीए के बाद शादी की अवस्था का समय है, विवाह योग्य हो ही जाते हैं। तो ज़िंदगी में जो निर्णय लें उनको थोड़ा सा सोच समझ के लें, है ना, और अपनी आत्मा और दिमाग दोनों को साथ लेके निर्णय लें। भावुकता में निर्णय ना लें, ना प्रेम विवाह करने का और ना ही घर वालों की इच्छा से विवाह करने का। अगर आपको गलत लग रहा है तो उस गलत को व्यक्त करें। थोड़ी देर के लिए आपको कष्ट हो सकता है, लेकिन जीवन के बहुत बड़े कष्टों से आप बच जाएंगे। आप लोग सदैव हंसते मुस्कुराते प्रसन्न रहें, इसी आशा के साथ अब इस आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप प्लेलिस्ट में, जब तक अगला वीडियो नहीं आता है तब तक आप प्लेलिस्ट में और कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य की इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ या रचनाएँ आप पढ़ना चाहते हैं, या आपने पूर्व में कोई रचना पढ़ी हो उसे आप दोबारा सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी साहित्य के बेहतरीन साहित्य से लोग रूबरू हो सकें। इसी आशा के साथ मिलते हैं कल। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।